हेलो गाइस। तो आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। दूसरी चीज़ ये है कि क्रैश कोर्स में हम लोगों का एनिमल किंगडम तक हो गया था, इसलिए आज जो है मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से सीधे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो इस चैप्टर के इनसाइड में आपके टू पार्ट है। चैप्टर के इनसाइड में टू पार्ट है। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं और पार्ट 2, तो पार्ट 1 की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 1 के इनसाइड में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में कि एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, उनकी हिस्टोलॉजी क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरी चीज कि उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और हमारी बॉडी के इनसाइड में कितने टाइप के टिश्यू जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वन जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, उस सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं तो उसके इनसाइड में आता है आपका एनिमल मॉर्फोलॉजी। एनिमल मॉर्फोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल मॉर्फोलॉजी के इनसाइड में हमको 3 एनिमल का स्टडी करना है जो एनसीईआरटी के इनसाइड में दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अर्थवर्म, सेकंड वन आता है कॉकरोच। तो अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच हो गया और फ्रॉग हो गया। तो ये 3 एनिमल्स को जो है हमें स्टडी करना है, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। कॉकरोच की जो है डिटेल स्टडी करनी है। कॉकरोच की अगर हम बात करेंगे तो इसका डिटेल्ड स्टडी हमको जो है करना है, ठीक है। अर्थवर्म और फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो अर्थवर्म और फ्रॉग जो है वो एनटीए नीट के सिलेबस से बाहर है, तो इसलिए आपको इसे स्टडी करने का जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी जो है इस सेगमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, और तो वो जो सेगमेंट है उस सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कभी कभी आपसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म और फ्रॉग, अर्थवर्म और फ्रॉग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें भी मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रॉग। रिसेंटली अगर हम बात करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर्स की हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर के केस में फ्रॉग से जो है वो क्वेश्चन आया है। अर्थवर्म से क्वेश्चन जो है नीट के एग्जाम में नहीं आया है, तो आप अर्थवर्म की अगर हम बात करेंगे तो अर्थवर्म फ्रॉग को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अर्थवर्म और फ्रॉग के केस से आप एनसीईआरटी से उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो स्टडी कर लीजिए। बाकी रही बात कॉकरोच की, तो कॉकरोच को हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट एंड दैट द फर्स्ट पार्ट इज एनिमल टिश्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि एनिमल टिश्यू, एनिमल्स के इनसाइड में टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनका क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, तो उनको जो है अब हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी अगर हम बात करेंगे टिश्यू, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है एंड दैट इज द व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी आपसे अगर पूछता है कि टिश्यू क्या होता है तो आपके माइंड में एक ही सवाल आता है, एक ही आंसर आता है, और वो आंसर जो है वो होता है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ग्रुप ऑफ सेल जो होती हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है। जब भी कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज टिश्यू, तो आपके माइंड में एक सिंपल सा आंसर आता है, और वो आंसर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। चलिए, अब अगर हम प्रॉपर टिश्यू की अगर हम बात करें या प्रॉपर टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो टिश्यू के डेफिनेशन के इनसाइड में 3 मेन पॉइंट्स आते हैं। अब वो मेन पॉइंट्स क्या क्या है,
तो पहला तो हम लोगों ने पढ़ा ही, ठीक है, एंड दैट्स वन इज, तो फर्स्ट वन इज एंड दैट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का जो ग्रुप है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ सेल्स की हम बात करेंगे तो देखिए ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये टू टाइप की हो सकती हैं। टिश्यू के इनसाइड में जो सेल है वो टू टाइप की हो सकती है। पहला टाइप जो है वो सेम टाइप की भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। इट मींस जो हमारे टिश्यू होते हैं उन टिश्यू के इनसाइड में सिमिलर टाइप की सेल भी हो सकती हैं और डिफरेंट टाइप की सेल भी हो सकती हैं। चलिए तो पहले इसका एग्जांपल देखते हैं कि टिश्यू के इनसाइड में सेम टाइप की सेल्स कहां-कहां पर होती हैं, कौन-कौन से एग्जांपल्स हैं। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी सिंपल एपिथेलियम। जब हम सिंपल एपिथेलियम की टाइप की बात करते हैं तो उस टाइप के इनसाइड में हम लोग पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम कैसी होती है, स्क्वामस टाइप की होती है। इट मींस वहां पर क्या होता है, स्क्वामस टाइप की सेल्स होती है, सिंगल लेयर होती है किसकी, स्क्वामस सेल्स की। इसके बाद में आप लोग और पढ़ते हो एंड दैट्स वन इज कॉलमनर सेल। कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होती है, कॉलमनर एपिथेलियम के इनसाइड में कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये भी सेम टाइप की है, एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट। चलिए एक और एग्जांपल और देखते हैं एंड दैट्स वन इज क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल सेल जो होती हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के इनसाइड में प्रेजेंट है। तो अगर हम सेम टाइप की सेल्स की बात करते हैं तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिंपल एपिथेलियम, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, कॉलमनर एपिथेलियम हो गया और क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए डिफरेंट टाइप के केस में क्या एग्जांपल हो सकता है। डिफरेंट टाइप के केस में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है ब्लड। अब अगर हम बात करते हैं ब्लड की तो ब्लड के इनसाइड में देखिए थ्री मेन टाइप की सेल होती हैं। फर्स्ट वन इज आरबीसीज, सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। तो यहां पर क्या हो गया, डिफरेंट टाइप की सेल्स हो गई, आरबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। और अगर आप बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के इनसाइड में भी क्या है और जो है वैरायटी प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, ईसिनोफिल्स होती हैं, ठीक है। तो ब्लड के इनसाइड में क्या है, डिफरेंट टाइप की सेल्स है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो है टिश्यू का, वो क्या होता है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स कैसी होती हैं, सेम टाइप की भी हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो सेल्स हैं इन सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका ओरिजिन कैसा हो सकता है, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो सिमिलर इन ओरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये टिश्यू का। अनदर वन इज सिमिलर इन ओरिजिन, चाहे वो सेम टाइप की सेल्स हो चाहे वो डिफरेंट टाइप की सेल्स हो, तो इन सब का जो ओरिजिन है वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो आपको पता है टिश्यू जो है वो जर्म लेयर से डेराइव होते हैं। तो जर्म लेयर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, जर्म लेयर की अगर हम बात करते हैं तो जर्म लेयर जो होती है, पहली जर्म लेयर कौन सी हो गई, पहली जर्म लेयर हो गई एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के बाद में आती है मीजोडर्म और मीजोडर्म के बाद में आती है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म अगर हम ओरिजिन के बेस की बात करते हैं तो यहां पर थ्री टाइप के टिश्यू हो सकते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन टिश्यू, मीजोडर्मल ओरिजिन टिश्यू, एंडोडर्मल ओरिजिन टिश्यू। चलिए अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इस ब्लड को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। ब्लड की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड का ओरिजिन कैसा है, ब्लड का ओरिजिन जो होता है वो होता है मीजोडर्मल। ब्लड के इनसाइड में क्या है, आरबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। इट मींस ये सारी की सारी सेल जो है वो क्या होती हैं आपकी मीजोडर्म से डेराइव्ड होती हैं। ओके, तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, सेम टाइप की है, डिफरेंट टाइप की है। उनका ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो सिमिलर ओरिजिन की है, भले ही चाहे वो कितने भी टाइप की क्यों ना हो, सभी का ओरिजिन जो है वो कॉमन रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द फंक्शन। अब बात करते हैं फंक्शन, ठीक है।
फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अगेन यहां भी क्या हो सकता है, फंक्शन जो हो सकता है वो कॉमन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो कॉमन और डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। कोई भी एक टिश्यू जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी सिंगल फंक्शन के लिए नहीं हो सकता। वो क्या होता है कि किसी सिंगल फंक्शन के लिए या फिर टू और मोर फंक्शन के लिए भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन इज स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली। अब देखिए ये एक एग्जांपल है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली। अब आपको पता है कि जो एल्वियोली की अगर हम एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं तो एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो एपिथेलियम का सबसे फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन। तो जहां भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई कि वो ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब तो एल्वियोली के केस में फर्स्ट फंक्शन तो हो गया प्रोटेक्शन। अब आपको पता है कि यही एल्वियोली के इनसाइड में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है। इट मींस क्या हो गया, सेकंड फंक्शन क्या हो गया, गैसियस एक्सचेंज हो गया। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू क्या हो सकते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विच में बी सिमिलर टाइप, ग्रुप ऑफ सेल्स which may be same type, different type, but similar in origin for common or different function, and that one is called tissue. Okay, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा टिश्यू के डेफिनेशन की बात करते हैं, तो टिश्यू का डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट टाइम जो टिश्यू टर्म है, ये फर्स्ट टाइम टिश्यू टर्म किसने ओरिजिनेट किया था, किसने दिया था, उसकी बात करते हैं। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट एंड दैट इज द टिश्यू। टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टर्म है एंड दैट द टिश्यू टर्म कॉइन्ड बाय बाइचेट। तो बाइचेट ने क्या किया था, इस टिश्यू टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, चलिए अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मेयर। मेयर साहब ने क्या किया था, एक और टर्म कॉइन किया था और उसको हम लोग बोलते हैं एंड दैट्स वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो हिस्टोलॉजी क्या होता है, एंड हिस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो ये हो गया, तो मेयर साहब ने हिस्टोलॉजी टर्म को दिया था। ठीक है, आजकल मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न टाइम में आप लोगों ने एक कॉमन टर्म जो है वो सुना होगा, बहुत कॉमन है स्पेशली इन केस ऑफ द कैंसर डायग्नोसिस, एंड दैट्स वन इज बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, तो बायोप्सी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या है, बायोप्सी भी क्या है, ये भी आपका एक टाइप से स्टडी ऑफ टिश्यू ही है, स्टडी ऑफ टिश्यू है। इट मींस बायोप्सी भी क्या है, इट इज द एग्जांपल ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के केस में आप किसी भी टिश्यू का जो है स्टडी कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ द बायोप्सी अगर मैं बात करूं कि बायोप्सी किस केस में होती है, तो बायोप्सी होती है कि अगर किसी टिश्यू के इनसाइड में आपको डाउट है, सस्पेक्टेड टिश्यू, कि आपको किसी टिश्यू के ऊपर डाउट है, ठीक है, और आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए उस टिश्यू की स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। जनरली जैसे बायोप्सी का जो यूज होता है, मेनली अगर हम बात करेंगे तो बायोप्सी यूज्ड टू डायग्नोस कैंसर। कैंसर को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी को हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो जो क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सस्पेक्टेड साइट से कुछ टिश्यूज के ट्रेसेस को अपटेक कर लेते हैं और उसको फिर हिस्टोलॉजी के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि आपको उस साइट पर डाउट है और उस डाउटेड साइट का आप क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी।
ओके, सो दैट्स वन इज। चलिए कुछ और टर्म है जो हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है, एंड दैट्स वन इज द हिस्टोजेनेसिस। व्हाट इज हिस्टोजेनेसिस एंड व्हाट इज हिस्टोलाइसिस? तो हिस्टोजेनेसिस क्या होता है? हिस्टोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हिस्टोजेनेसिस होता है ओरिजिन ऑफ टिश्यू। हिस्टोजेनेसिस, हिस्टोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे तो इसको आप फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हो सकता है, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ टिश्यू, ओरिजिन ऑफ टिश्यू भी आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म हो गया हिस्टोजेनेसिस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, एंड दैट्स वन इज हिस्टोलाइसिस। हिस्टोलाइसिस, ठीक है। हिस्टोलाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोलाइसिस को बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का जो ब्रेक डाउन है उसको बोल दीजिए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डीजेनरेशन, डीजेनरेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का जो डीजेनरेशन होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज द जनरल अकाउंट इन केस ऑफ द टिश्यूज। नाउ अब बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज, एंड दैट इज द टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू के टाइप की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन जो टाइप है, फर्स्ट वन टाइप की अगर हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर टिश्यू जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ टिश्यू, तो फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर, ठीक है। तो ओरिजिन के बेसिस पर जो टिश्यू है, ओरिजिन के बेसिस पर टिश्यू जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। The first one is ectodermal in origin। तो फर्स्ट वन टाइप क्या है, फर्स्ट वन टाइप जो है वो है ectodermal in origin। सेकंड वन टाइप क्या है, सेकंड वन टाइप की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड वन टाइप है mesodermal in origin। तो फर्स्ट टाइप है ectodermal origin, सेकंड टाइप है mesodermal origin, एंड थर्ड टाइप है endodermal in origin। ओके, तो मेनली अगर हम बात करते हैं जो टिश्यू होते हैं वो जनरली किससे डेराइव होते हैं, टिश्यू डेराइव फ्रॉम द जर्म लेयर, ठीक है। और जर्म लेयर हमको पता है थ्री टाइप की होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जो टिश्यू एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं उनको बोलते हैं एक्टोडर्मल टिश्यू। जो टिश्यू क्या होते हैं मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं उनको बोलते हैं मीजोडर्मल टिश्यू, और जो टिश्यू क्या होते हैं एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मल टिश्यू। ओके, सो दैट इज द थ्री मेन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखिए कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर टिश्यू जो होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, द फर्स्ट वन टाइप इज, एंड दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट टाइप क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। सेकंड टाइप की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड टाइप क्या होते हैं, सेकंड टाइप होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में आता है नेक्स्ट वन टाइप, एंड दैट्स वन इज मस्कुलर टिश्यू। And now the next one is, and that is the
fourth one type is nervous tissue. Okay, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू भी क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर क्या होते हैं, ये जो है टू टाइप के होते हैं। अगर इसका कॉम्प्लेक्स लेवल जो है बहुत ज्यादा सिंपल है तो बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड दैट इज कॉमनली नोन एज द सिंपल एपिथेलियम। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल या फिर स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो तब इसको हम लोग बोलते हैं एंड दैट्स वन इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो कंपाउंड एपिथेलियम। अब ये जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है, ये सिंपल एपिथेलियम भी फॉलोइंग टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल्स के बेसिस पर देखिए कौन कौन सी होगी। तो फर्स्ट वन इज स्क्वामस एपिथेलियम होती है, उसके बाद में कॉलमनर एपिथेलियम होती है, तो कॉलमनर एपिथेलियम हो गई। इसके बाद में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, क्यूबॉइडल के बाद में सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, और यहां पर क्या होता है, एक फॉल्स अपीयरेंस भी होता है, और उस फॉल्स अपीयरेंस को हम लोग बोलते हैं एंड दिस वन इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नाउ कंपाउंड एपिथेलियम इज आल्सो द टू टाइप। ये भी क्या होती है, टू टाइप की होती है। यहां भी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो यहां पर क्या होता है, टू टाइप की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, so epithelial tissue is two type. The first one is simple epithelial tissue, second one is compound epithelial tissue. Simple epithelial tissue is also the following type on the basis of cell type. The first one is squamous, second one is columnar, third one is cuboidal, fourth one is ciliated and fifth one is pseudo stratified. Now the compound epithelium is also the two type. The first one is stratified, second one is transitional epithelium. Now let's talk about that the connective tissue. Connective tissue is also the following type. कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, फोर टाइप के होते हैं। The first one type is and that is called loose connective tissue. The first type is loose connective tissue, second type is dense connective tissue, third type is skeletal connective tissue and fourth one is vascular connective tissue. ओके, तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, फर्स्ट टाइप जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू है, सेकंड टाइप जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, फोर्थ टाइप जो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है एंड थर्ड टाइप जो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर हम बात करेंगे फोर्थ टाइप की, तो फोर्थ टाइप क्या है हमारा, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये इसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है आपका लेवल ऑफ मैट्रिक्स। किसी के इनसाइड में मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लूज। कहीं पर फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंस। तो कहीं पर क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को हम सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अदर वन इज इन केस ऑफ द वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर मैट्रिक्स जो होता है वो फ्लूइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के इनसाइड में मेनली टू टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। In case of the dense,
dense connective tissue is also the two type. The first one is called regular connective tissue, and second one is called irregular connective tissue. रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के इनसाइड में जो है टू स्ट्रक्चर आते हैं. पहले को हम लोग बोलते हैं टेंडन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लिगामेंट. जो बोन को मसल्स के साथ में कनेक्ट करता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन. जो बोन को बोन के साथ में कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट. इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो हमारी स्किन के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी क्या होते हैं, टू टाइप के प्रेजेंट होते हैं. तो पहले के हम बात करेंगे तो फर्स्ट वन है बोन एंड सेकंड वन इज कार्टिलेज. तो बोन एंड कार्टिलेज ये किसके इनसाइड में आते हैं, ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के इनसाइड में आते हैं. वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के इनसाइड में भी टू स्ट्रक्चर्स आते हैं या टू टाइप के टिश्यू आते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ब्लड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द लिम्फ. तो ब्लड एंड लिम्फ. So this one is the classification of connective tissue. Now, talking about that the muscular tissue. Muscular tissue की अगर हम बात करेंगे तो muscular tissue जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं. हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थ्री टाइप की होती हैं. मसल्स जो हमारे स्केलेटन के साथ में एसोसिएट होती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स. Okay, the muscles which is associated with the skeleton of the body and that's one is called the skeletal muscles. अब अगर इनके functions की nature की बात करते हैं तो they work under the control of will power. That's why they also known as the voluntary muscles. Voluntary muscles भी आप बोल सकते हो. ठीक है. चलिए अब हमारी बॉडी के इनसाइड में जो ट्यूबुलर होलो ऑर्गन्स हैं उन ट्यूबुलर होलो ऑर्गन्स के इनसाइड में भी क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं. उन मसल्स को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स. तो हमारी बॉडी के इनसाइड में मेनली टू टाइप की मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. अब बात करते हैं थर्ड वन इज स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स एंड विच इज फाउंड ओनली अवर हार्ट. जो हमारा हार्ट होता है उसके इनसाइड में प्रेजेंट होती हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स. ओके. तो मस्कुलर टिश्यू थ्री टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. अब बात करते हैं नर्वस टिश्यूज की. नर्वस टिश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो नर्वस टिश्यूज मेनली फाउंड इनसाइड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. इसके इनसाइड में कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होता है तो यहाँ पर जस्ट नर्वस टिश्यूज ही रहेगा. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये टू टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सेल टाइप के बेसिस पर क्या होते हैं, फॉलोइंग टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज स्क्वामस, सेकंड वन इज कॉलमनर, थर्ड वन इज क्यूबॉइडल, नेक्स्ट फोर्थ वन इज सीलिएटेड एंड फिफ्थ वन इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं तो कंपाउंड एपिथेलियम भी क्या होती है, टू टाइप की होती है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल. इसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं. कनेक्टिव टिश्यू फोर टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू भी टू टाइप के होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप के होते हैं, रेगुलर और इररेगुलर. व्हाई दे आर कॉल्ड द डेंस, बिकॉज़ यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स की फॉर्म में होते हैं और वो बंडल्स अगर रेगुलरली अरेंज होते हैं तो बोलते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इररेगुलरली अगर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मैट्रिक्स के इनसाइड में तो इनको इसलिए बोलते हैं इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. स्केलेटन. अब देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा. अब अगर मैट्रिक्स के इनसाइड में इनऑर्गेनिक कंटेंट अगर ज्यादा होता है तो उसको तब वो फॉर्मेशन करता है बोन की. और अगर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट मैट्रिक्स के इनसाइड में अगर ज्यादा होगा तो वो फॉर्मेशन करेगा कार्टिलेज की.
वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के केस में क्या होता है कि यहाँ पर फाइबर जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैट्रिक्स जो होता है वो मूवेबल फॉर्म में होता है, इसलिए वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के इनसाइड में टू टाइप के टिश्यूज आते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकंड वन इज लिम्फ। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के इनसाइड में थ्री टाइप के आते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ अब प्रॉपर हम टिश्यूज का स्टडी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो टिश्यू है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट्स वन इज एपिथेलियल टिश्यू। The first one is the first type of tissue and that is the epithelial tissue. Okay, epithelial tissue की अगर हम बात करेंगे तो ये जो epithelial टर्म है या फिर अगर हम बात करेंगे epithelium and that's the term given by रोइस्ट। तो रोइस्ट ने इस टर्म को फर्स्ट टाइम पॉइंट किया था एपिथेलियल। एपिथेलियल की अगर हम बात करेंगे तो एपिथेलियल जो है ये एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो एपिथेलियम ग्रीक वर्ड है एंड दैट्स वन इज एपी एंड थेली। एपी एंड थेली, तो एपी एंड थेली, तो एपी की हम बात करते हैं अप ऑन, एपी मीन्स होता है अपॉन और थेली मीन्स होता है निप्पल। तो निप्पल के आउटसाइड में जो एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है उसके बेसिस पे इसको नेम दिया गया एंड दैट्स वन इज कॉल्ड द एपिथेलियम। ठीक है, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करेंगे तो प्रोटेक्शन, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के इनसाइड में क्या होता है, इसका काम जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे या फिर किसके अगेंस्ट में हो सकता है, अगेंस्ट एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अगेंस्ट में भी प्रोटेक्शन हो सकती है और इंटरनल एनवायरमेंट के अगेंस्ट में भी प्रोटेक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं एंड दिस वन इज आवर स्टमक। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। तो ये स्टमक की अगर हम बात करेंगे तो स्टमक किसके इनसाइड में प्रेजेंट होता है, स्टमक जो होता है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। ओके, और इस एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में यहां पर क्या है, इस एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में यहां पर एब्डोमिनल फ्लूइड प्रेजेंट है। अब इस एब्डोमिनल फ्लूइड के इनसाइड में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे आयंस हैं। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो ये एब्डोमिनल फ्लूइड क्या करेगा, इस आउटसाइड की लेयर को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसके आउटसाइड में यहां पर क्या है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर प्रेजेंट रहेगी। तो इस प्रोटेक्टिंग लेयर को क्या बोलेंगे हम, इसको आउटर एपिथेलियम बोल सकते हैं। दिस वन इज ओके। नाउ
अब अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, एब्डोमिनल फ्लूइड है। इस एब्डोमिनल फ्लूइड से क्या हो, इस ऑर्गन को कोई हार्म ना हो, इसलिए क्या है, इसके आउटसाइड में यहां पर ये जो है एपिथेलियम प्रेजेंट है। किस लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। चलिए अब देखिए, अब मैं हम बात करेंगे इनसाइड द स्टमक। स्टमक के इनसाइड में क्या है, यहां पर हाईली एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है, यहां पर HCl प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है कि HCl कितना डेंजरस होता है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे, देखिए लैब के इनसाइड में जो HCl का pH होता है वो 3 से लेकर 5 pH होता है, ठीक है। अब अगर ये 3 से 5 pH का HCl अगर हमारी स्किन पर अगर गिर जाए तो हमारी स्किन को बर्न कर देता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर तो 1 to 2 pH है, इट मींस बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक कंडीशन है। तो अब सोचिए कि अगर 3 और 5 pH का HCl अगर हमारी स्किन बर्न कर सकता है, तो स्टमक के इनसाइड में जो HCl प्रेजेंट है वो भी क्या कर सकता है, डैमेज कॉज कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहां भी क्या है, आपका एक एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, और ये एपिथेलियम हो गई, इसका भी मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। किसको, स्टमक की वॉल को, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मेनली जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है, एपिथेलियम का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इन ऑल डायरेक्शन। किसके अगेंस्ट में, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो सकता है। जैसे हमने भी बात किया कि ये हमारा जो ऑर्गन है, ये कौन सा ऑर्गन है, एंड दिस वन इज स्टमक। स्टमक के आउटसाइड में क्या है, एब्डोमिनल फ्लूइड है, मतलब एब्डोमिनल फ्लूइड क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो एब्डोमिनल फ्लूइड से एक्सटर्नल एपिथेलियम जो है या आउटर एपिथेलियम जो है वो स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ द HCl। HCl जो है वो क्या है, ये एक इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के इनसाइड में क्या है, HCl है, और वो भी कैसा, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन का, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन है, मतलब ये भी डैमेज कॉज कर सकता है। तो उस डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए यहां भी क्या है, इंटरनल एपिथेलियम प्रेजेंट है या इनर एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो मेनली जो मेन फंक्शन जो है वो एपिथेलियम का वो यही है कि इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। अब वो प्रोटेक्शन इंटरनल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में भी हो सकती है, वो प्रोटेक्शन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में भी हो सकती है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एक स्पेसिफिक टाइप का डेफिनेशन एपिथेलियल टिश्यूज की। अब हम लोग बात करते हैं, एंड दैट्स वन इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम के इनसाइड में बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट जो बेसिक कैरेक्टर है वो ये है कि यहां पर रीजनरेशन की पावर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, इट मींस रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी के इनसाइड में बहुत कम ऑर्गन्स हैं जिनके इनसाइड में रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है, जिनके इनसाइड में लीवर और स्किन जो हमारी है वो क्या है, उसके इनसाइड में रीजनरेशन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हमारा जो हैंड है या ये आर्म जो है वो नाइफ से क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो कुछ दिन के बाद में आप ऑब्जर्व करते हैं क्या कि वो जो स्किन जो कट हुआ था वो क्या हो गया है, फिर से हील हो गया है, फिर से उसी टाइप का टिश्यू जो है वहां पर रीजनरेट हो गया है। इट मींस कि स्किन के इनसाइड में क्या है, एपिथेलियम प्रेजेंट है जो रीजनरेशन कैपेबिलिटी शो करती है। तो रीजनरेशन जो है वो यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो रीजनरेशन प्रेजेंट है। अदर वन इज यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस की बात करते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसका रीजन ये है कि यहां पर सेल जो होती है बहुत ज्यादा क्लोजली कॉम्पैक्ट होती है,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। अब डेफिनेटली अगर इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट होगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या मैट्रिक्स जो होता है वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट है, तो इसीलिए क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो भी क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन इज, अब एक और इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स वन इज वेस्कुलर सप्लाई। जो वेस्कुलर सप्लाई है वो भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, अगर वेस्कुलर सप्लाई एब्सेंट है तो एपिथेलियल टिश्यूज को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। देखिए, हाउ टू गेट द न्यूट्रिशन, हाउ टू गेट द एपिथेलियल सेल्स न्यूट्रिशन, एंड दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेलुलर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो बहुत ज्यादा क्लोजली कॉम्पैक्ट है। ये तो जो वेस्कुलर सप्लाई होती है, वेस्कुलर सप्लाई केवल इस रीजन तक ही होती है। ये तो यहां तक ही क्या होता है, वेस्कुलर सप्लाई होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो में यहां पर क्या होता है, आपका ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होती है, और उस लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर तक ही क्या होता है, आपका जो है ब्लड सप्लाई जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और यहां से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब कभी कभी क्या होता है कि हमारे हैंड्स की अगर हम बात करेंगे या आर्म के इनसाइड में कोई स्क्रैचेस लग जाता है तो आप लोग देखते होंगे कि एपिथेलियम जो होती है वो आउट हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, आपका ब्लीडिंग नहीं होती है। एपिथेलियम क्या हो गया है, निकल के बाहर आ गया है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, ब्लीडिंग नहीं हुआ है। उसका रीजन यही है क्योंकि ये जो लेयर है, इस लेयर के इनसाइड में जो वेस्कुलर सप्लाई है, वो वेस्कुलर सप्लाई क्या है, एब्सेंट है। तो वेस्कुलर सप्लाई क्या है, एब्सेंट है। इसलिए क्या होता है कि अगर ये लेयर हमारी स्किन के ऊपर से आउट भी हो जाए तब भी क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है। ब्लीडिंग तभी होगा जब कोई भी कट क्या करे कि इतना डीपली अगर वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर तक को आके अगर कट कर देता है तो इट मींस क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज भी क्या होंगी, डैमेज होंगी और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज, तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, वेस्कुलर सप्लाई भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अदर वन इज, यहां पर क्या होता है, सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है, और ये जो सेलुलर लेयर जो होती है वो क्या होती है, आपकी टू टाइप की हो सकती हैं, वन और मोर। वन भी हो सकती है और मोर भी हो सकती है। अब अगर मैं सिंगल की बात करता हूं, अगर एक लेयर प्रेजेंट है तो इसका इंडिकेशन होता है कि एपिथेलियम कैसी है, सिंपल है। और अगर ज्यादा लेयर जो है वो प्रेजेंट है, तो ज्यादा लेयर अगर प्रेजेंट होंगी तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये क्या है, कंपाउंड होती है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल एपिथेलियम के इनसाइड में सिंगल सेलुलर लेयर होती है, और कंपाउंड एपिथेलियम के केस में क्या होती है, मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब लेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो लेयर है वो क्या होता है, एक बेस पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बेस पर लाइज होती है, और उस बेस को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इट मींस क्या होगा, नेक्स्ट वन कैरेक्टर क्या हो गया, नेक्स्ट वन कैरेक्टर जो हो गया वो है ये कि यहां पर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, ये सेलुलर लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज, अब ये जो सेलुलर लेयर है इसके इनसाइड में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर क्लोजली कॉम्पैक्ट। सेल्स क्या होती हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली कॉम्पैक्ट होती हैं, और क्लोजली कॉम्पैक्ट होने का रीजन ये होता है कि यहां पर कुछ टाइप के सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कौन कौन से सेल जंक्शंस होते हैं। ठीक है, सेल जंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सेल जंक्शन के इनसाइड में इंटर सेलुलर ब्रिज प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर ब्रिज प्रेजेंट होते हैं, इंटर डिजिटेशन प्रेजेंट होता है। तो इंटरसेलुलर ब्रिज प्रेजेंट है, इंटर डिजिटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, गैप जंक्शन होते हैं, इसके अलावा टाइट जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेल जंक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं, एडजेंटा सेल्स के बिटवीन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, सेल जो होती है बहुत ज्यादा क्लोजली कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, इंटरसेलुलर ब्रिज की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन में कुछ कनेक्शंस बन जाते हैं और उन कनेक्शंस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर ब्रिज। अब अगर हम क्या करें कि इंटरडिजिटेशन, अगर क्या हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ इस टाइप से क्या हो जाए, आपस में फिक्स हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। ठीक है, गैप जंक्शंस की बात करते हैं तो कुछ स्पेशल टाइप्स की जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, एक सेल से दूसरी सेल्स के इनसाइड में मटेरियल को अलाउ करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, कुछ चैनल प्रोटीन्स की प्रेजेंस में टाइट जंक्शन जो होते हैं, टाइट जंक्शंस क्या करते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स की लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, चाहे वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो, वो ना तो सेल से इन हो सके ना ही सेल से क्या हो सके, आउट हो सके। तो टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट द लीकेज। ठीक है, गैप जंक्शंस का फंक्शन क्या होता है कि इट अलाउ द सेलेक्टिवली आयंस और केमिकल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स। ठीक है, so these are the some cell junctions which is found inside the epithelial tissue। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या क्या है, रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एब्सेंट होता है, वेस्कुलर सप्लाई एब्सेंट होती है, सेलुलर लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और किसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, सेल्स जो होती है वो क्लोजली कॉम्पैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, और उन सेल्स के बिटवीन में क्या होते हैं, कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से जंक्शंस होते हैं, इंटरसेलुलर ब्रिज होता है, इंटरडिजिटेशंस होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, और टाइट जंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वन इज, तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स। नाउ द फर्स्ट वन इज, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वन, ये जो स्ट्रक्चर है एपिथेलियल टिश्यू का, स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके भी में आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू जो है वो समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट्स मेड अप फ्रॉम द टू टाइप ऑफ लेयर्स। द फर्स्ट वन लेयर इज कॉल्ड सेलुलर लेयर। जो फर्स्ट लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर लेयर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वन इज, एंड दैट्स वन इज अनदर वन, जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो फर्स्ट लेयर है सेलुलर लेयर,
सेकंड वन है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेलुलर लेयर की अगर हम बात करेंगे तो सेलुलर लेयर के इनसाइड में क्या होता है, वन और मोर सेलुलर लेयर, मतलब एक सेलुलर लेयर भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिए कहां पर होता है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे, देखिए ये, सो दिस वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के इनसाइड में भी क्या होती हैं, टू लेयर्स होती हैं। ओके, जो फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं बेसल लैमिना, दिस वन इज कॉल्ड बेसल लैमिना। और ये जो सेकंड लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर लैमिना। तो इट मींस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप फ्रॉम द टू लेयर, मेड अप फ्रॉम टू लेयर। तो ये क्या होता है, टू लेयर से मेड अप होती है। और कौन कौन सी लेयर होती है, तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेसल लैमिना, तो फर्स्ट वन को बोलते हैं बेसल लैमिना, सेकंड वन को बोलते हैं रेटिकुलर लैमिना। तो बेसल लैमिना हो गया और रेटिकुलर लैमिना हो गया, दैट इज ठीक है। बेसल लैमिना की अगर हम बात करेंगे तो देखिए बेसल लैमिना जो होता है, इट मेड अप फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपोलीसैकेराइड। तो इसके इनसाइड में क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलर लेमिना के इनसाइड में क्या होता है, मेनली रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो रेटिकुलर लेमिना किससे मेडअप होती है, रेटिकुलर फाइबर से मेडअप होती है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेसल लैमिना का, ये क्वेश्चन स्टेट एग्जाम के इनसाइड में पूछा गया है कि बेसल लैमिना को कौन सी सेल जो होती है वो सिक्रीट करती है। तो बेसल लैमिना जो होता है वो सिक्रीटेड बाय सेलुलर लेयर। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है, तो वो सेलुलर लेयर क्या करती है, इस बेसल लैमिना की फॉर्मेशन करती है। तो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड बेसल लैमिना, और इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर लैमिना। ओके, और इन दोनों लेयर को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एंड दिस वन इज कॉल्ड द बेसमेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट वन क्या होता है। अब अगर क्या है कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर सिंगल सेलुलर लेयर है, देखिए हम लोगों ने भी बात किया था कि यहां पर क्या हो सकती है, वन और मोर लेयर हो सकती है। ठीक है, तो अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट है, तो अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। और अगर क्या होता है कि यहां पर ये मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है, देखिए इस टाइप से क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगी, तो इन मल्टीपल लेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड, ये आपका मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हो गई। तो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, इट मींस द मल्टीपल लेयर्स present upon the basement membrane, and this one is called compound epithelium। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम इट मींस सिंगल सेलुलर लेयर प्रेजेंट ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की, तो क्या होगा, टू और मोर लेयर प्रेजेंट ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, अगर दो या उससे ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। अंडरस्टैंड, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं,
टू लेयर से मेडअप होते हैं। पहली लेयर को हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेयर which mainly made up from the different type of the cells and arranged in single cellular layer or multiple cellular layer. Other one is basement membrane. Basement membrane की अगर हम बात करेंगे तो that is also the made up from the two type of the layers. The first one is called the basal lamina, second one is called the reticular lamina. और ये जो बेसल लैमिना की अगर हम बात करेंगे तो बेसल लैमिना किससे मेडअप होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मेडअप होती है। और रेटिकुलर लैमिना जो होती है वो मेनली किससे मेडअप होती है, वो रेटिकुलर फाइबर से मेडअप होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। ये जो बेसल लैमिना होता है वो किससे मेडअप होता है, सॉरी बेसल लैमिना सिक्रीट बाय द सेलुलर लेयर, वो सेलुलर लेयर से सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बाद में हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइप की